हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर आपके लिए आज की एक नई वीडियो को लेके। इस वीडियो में हम एचपी जीके के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि एचपी जीके के क्वेश्चन जो है वो वैसे तो बहुत कम पूछे जा रहे हैं। हाल ही में आपका टीजीटी मेडिकल के एग्ज़ाम लिए गए। 7 शिफ्टों में आपका एग्ज़ाम हुआ था, लगभग 45 के करीब जो है उसमें क्वेश्चन आए थे 7 शिफ्ट में। आप ये मान के चलिए कि 6 से 7 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन जो है वो एक एग्ज़ाम में आपको देखने को मिले थे। मैक्सिमम 7-8 थे, मिनिमम 5-6, तो इतनी ही थी सेम सी रेशियो। तो कहीं न कहीं जब पेपर में कोई भी क्वेश्चन आता है, अटेम्प्ट करना अगर इस सोच के साथ हम चले कि 1-2 क्वेश्चन आएँगे या 4-5 क्वेश्चन आएँगे, उसको नहीं करेंगे, तो कहीं न कहीं बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो छूटने के चांसेस रहते हैं। लेकिन यहाँ पे डिमांड ये भी आ रही थी कि बहुत सारे कैंडिडेट पूछ रहे थे कि आप उस पे वीडियो बनाइए, तो हमने सभी जितनी भी आपकी शिफ्ट्स थी उसको कंबाइन करके लगभग 36 के करीब 37-36 क्वेश्चंस है, वो हम एचपीजीके के डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे रिलेटेड और क्वेश्चन भी हम इसमें ऐड करेंगे, तो लगभग आपके 50 प्लस क्वेश्चन जो है वो एचपीजीके के हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है, और इससे आपको एक जनरल आइडिया हो जाएगा कि कौन से टॉपिक्स पे जो है वो आपको पकड़ बनानी है, मतलब कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक से पहले क्वेश्चन आए हैं और पॉसिबिलिटी किन टॉपिक्स की बन रही है। तो ये सारी जो बातें हैं उसका एनालिसिस इस वीडियो से आपको ज़रूर हो जाएगा। क्वेश्चन पेपर को हम इसमें नहीं दिखाएँगे, क्योंकि क्वेश्चंस में एक तो ढूँढना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक क्वेश्चन आपको यहाँ मिलेगा, दूसरा फिर 20वें नंबर पे, तीसरा पता नहीं 35वें पे मिलेगा। तो इसलिए हमने अलग से इसकी पीडीएफ बनाई है, इसको कंबाइन करके, तो वहाँ से ही हम आपको क्वेश्चन जो है वो शेयर करेंगे। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के जिला प्रशासन में विकास कार्यों, पंचायतों, स्थानीय निकायों एवं समग्र नागरिक प्रशासन का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? आपके ऑप्शंस हैं, थोड़ा-सा समय आपके लिए देते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो वो हो जाएगा, उपायुक्त, जिसको कि इंग्लिश में डेप्यूटी कमिश्नर कहते हैं। आपको जब एग्ज़ाम में आप अब कोई भी जो क्वेश्चन है उसको अपने हिसाब से लैंग्वेज उसकी जो है वो चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, अगर आप स्टार्टिंग में कोई पर्टिकुलर एक लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं तो वही आपके पूरे पेपर में नहीं रहती है। जब भी आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं वहाँ पे आप लैंग्वेज जो है वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे इससे रिलेटेड मैंने कुछ एक जो ज़रूरी बातें हैं, कहीं क्वेश्चंस है वो एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपके साथ शेयर करेंगे। यहाँ पे डीसी के जो महत्वपूर्ण कार्य रहते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य रहता है, सबसे पहले तो कानून और व्यवस्था बनाए रखना, लॉ एंड ऑर्डर। तो यहाँ पे ये जो डीसी होते हैं वो आपका डीएम के रूप में जो है अपनी भागीदारी, अपनी ज़िम्मेवारी दिखाते हैं, और इसमें आप देख पाएँगे कि उनकी सबसे बड़ी ज़िम्मेवारी जिले में शांति बनाए रखना। इसके लिए वे पुलिस विभाग के साथ मिलकर काम करते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर धारा 144 लागू करने या कर्फ्यू लगाने का आदेश भी जो है वो दे सकते हैं। तो ये इनको पावर होती है। दूसरा इंपॉर्टेंट इनका कार्य रहता है भूमि राजस्व एवं रिकॉर्ड, यानी कि लैंड रेवेन्यू एंड रिकॉर्ड का। तो यहाँ पे ये कलेक्टर के रूप में काम करते हैं। वे ज़मीन से जुड़े मामलों के प्रमुख होते हैं, जिसमें ज़मीन का लगान, टैक्स वसूलना, भूमि रिकॉर्ड का सही रख रखाव करना और सरकारी काम के लिए ज़मीन का अधिग्रहण करना शामिल है। आपने हाल ही में एक वीडियो भी देखी होगी एचपी में, जहाँ पे पटवारी को लताड़ लगाते हुए दिखे थे डीसी, तो ये भी इनका एक काम होता है। नेक्स्ट आपका है सरकारी योजनाओं को लागू करना। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जिला के विकास अधिकारी के रूप में ये यहाँ पे काम करते हैं। वे केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं, जैसे कि मनरेगा है, मनरेगा से लेटेस्ट में आजकल खबरें चली हुई हैं, पीएम आवेस आवास योजना, राशन वितरण को जिला में सही ढंग से लागू करवाते हैं, ताकि आम जनता को उसका जो है वो लाभ हो सके। तो ये भी इनका एक कार्य रहता है। नेक्स्ट इसमें आपदा प्रबंधन, बाढ़, सूखा, आग या भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं के समय डीसी ही जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी के प्रमुख होते हैं। वे बचाव कार्य करवाते हैं और पीड़ितों को मुआवज़ा या राहत राशि जो है वो बँटवाते हैं। तो ये आपने देखा होगा, कोविड टाइम में भी काफ़ी एक्टिव थे जितने भी डीसी हैं, और जब भी कोई भी इस तरह का कोई फ्लड आता है कहीं, या मानसून वगैरह में आप देखते होंगे, तो इन्हें जो है वो काफ़ी एक्टिव रहना पड़ता है। और यहाँ पे आप देख पाएँगे चुनाव करवाना। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान डीसी जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी होते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे बात हो जाती है। तो ये सारा हमने डीसी के बारे में जाना। नेक्स्ट आपका है, ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति के अंतर्गत हिमाचल की रियासतों मंडी, बिलासपुर, चंबा में कौन-सी प्रशासनिक व्यवस्था सबसे अधिक प्रचलित थी? तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। पहले हम वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो पेपर में आया है, और उसके बाद जो है हम उस पे उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें बन रही हैं वो हम थोड़ी-सी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, और आपका ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। संधियों व सनदों के माध्यम से ब्रिटिश सर्वोच्चता के अंतर्गत अप्रत्यक्ष शासन। तो ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे अंग्रेज़ों से संबंधित कुछ एक बातें हम जान लेते हैं, कि सबसे पहली बात तो ये है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, 1815 में अंग्रेज़ों और गोरखों के बीच में कौन-सी ऐतिहासिक संधि हुई थी? जिसके बाद हिमाचल के पहाड़ी क्षेत्रों पर अंग्रेज़ों का प्रभुत्व जो है वो स्थापित हो गया था।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग से भी इसका क्वेश्चन आ जाता है। तो ये आपकी सुगोली की संधि हुई थी। तो इसमें आप देख पाएँगे कि इस संधि पर 2 दिसंबर 1815 को हस्ताक्षर किए गए थे और वह 4 मार्च 1816 को लागू हुई। इसके तहत गोरखों को सतलुज नदी के पश्चिम के क्षेत्र से अपना अधिकार जो है वो छोड़ना पड़ा था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। यहाँ पे गोरखा का जो नेतृत्व कर रहे थे वो कौन थे, वो आपने कमेंट करना है। नेक्स्ट आपका है 1864 में किस ब्रिटिश वायसराय ने शिमला को आधिकारिक रूप से भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है वो घोषित किया था, यानी कि समर कैपिटल। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन हो जाता है। तो ये आपका सर जॉन लॉरेंस थे। इसके बाद 1947 तक शिमला जो है वो ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है वो बनी रही थी। तो ये भी आपने याद रखना है। और नेक्स्ट आपका यहाँ पे 1857 की क्रांति के दौरान हिमाचल प्रदेश की किस एकमात्र रियासत के राजा ने अंग्रेज़ों का साथ देने से जो है वो मना कर दिया था? तो ये आपकी थी बुशहर रियासत के जो राजा थे यहाँ पे शमशेर सिंह। उन्होंने अंग्रेज़ों को ना तो धन दिया और ना ही सैनिक सहायता, जिससे अंग्रेज़ जो है वो काफ़ी नाराज़ हो गए थे। तो ये भी आपने याद रखना है। और यहाँ पे और संबंधित है कि गोरखों को हराने के बाद अंग्रेज़ों ने पहाड़ी राजाओं को उनकी रियासतें वापस लौटाने के लिए कौन-सा अधिकार पत्र जारी किया था? तो ये था आपका सनद। सनद एक प्रकार का शाही फरमान या समझौता था, जिसके तहत राजाओं को उनकी गद्दी वापस मिली, लेकिन उन्हें अंग्रेज़ों की शर्तें और सुरक्षा को स्वीकार करना पड़ा। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है। और लास्ट यहाँ पे अंग्रेज़ों से संबंधित बात है यहाँ पे कि शिमला में पहला पक्का मकान 1822 में किसने बनवाया था, जिसे आज भी जाना जाता है? तो ये आपका मेजर केनेडी ने बनाया था। पूरा नाम इनका है मेजर चार्ल्स प्रैट केनेडी। तो ये इसमें आप देख पाएँगे कि इस मकान का नाम केनेडी हाउस है। मेजर केनेडी उस समय पहाड़ी राज्यों के लिए नियुक्त हुए ब्रिटिश राजनीतिक एजेंट थे। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है ये जो आपका पेपर में पूछा गया था, राज्यों के आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में हिमाचल प्रदेश की आर्थिक वृद्धि दर जो है वो कितनी थी? तो यहाँ पे ये पूछा गया है। और राज्य के आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित आपको जो है वो डाटा पता होना चाहिए। यहाँ पे 24-25 से ही क्वेश्चन बन सकते हैं, 24-25 और 23-24 से, क्योंकि जो आपका 25-26 का है वो अभी जारी नहीं हुआ है, वो आपका फ़ेब मार्च में जारी होगा। तो इसलिए पॉसिबिलिटी यही है कि अगर यहाँ से और क्वेश्चन बनते हैं तो आपके 24-25 और आपके 23-24 वाले से ही बनेंगे। तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाता है 9.9%। यहाँ पे भी हमने वैसे इससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन लाए हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएँगे आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में हिमाचल प्रदेश की जो वास्तविक आर्थिक विकास दर है, जिसे कि आप जीएसडीपी कहते हैं, कितनी अनुमानित है? तो ये आपकी 6.7% है स्थिर मूल्यों पर। नेक्स्ट है आपका वर्तमान मूल्यों पर हिमाचल प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय, जिसे आप पर कैपिटा इनकम कहते हैं, इकोनॉमिक्स में भी हम इस चीज़ों को पढ़ते हैं, वर्ष 2024-25 के लिए कितनी आंकी गई है? तो ये आंकी गई है 2,57,212। तो ये भी आपको याद रखना है। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ये भी है कि वर्ष 2024-25 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय में पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये तो 9.6% है। ये क्वेश्चन ऊपर भी आ गया है वैसे। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार राज्यों का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी प्रचलित मूल्यों पर कितना अनुमानित है? तो ये आपका है 2,32,185 करोड़। और इससे रिलेटेड लास्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए हिमाचल प्रदेश का राजकोषीय घाटा, जिसको कि फिस्कल डेफिसिट आप कह सकते हैं, जीएसडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित किया गया है? तो ये आपका 4.7 है। तो ये डाटा आपको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा। तो ये था इससे रिलेटेड। अब अगला क्वेश्चन है आपका, ये भी पूछा गया है एग्जाम में कि अटल टनल मनाली और लेह के बीच में जो आपकी सुरंग है, उसने जो है वो कितने किलोमीटर इन मनाली और लेह की दूरी को जो है वो कम किया है? क्वेश्चन ये है। कई बार क्वेश्चन इसकी जो पूरी लेंथ है उससे रिलेटेड भी आ जाता है, लेकिन हमने इसको नीचे ऐड किया है, वहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसका जो उत्तर है वो आपका 46 किलोमीटर, ये आपकी दूरी जो है वो मनाली से लेह के बीच में कम हुई है अटल टनल की वजह से। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अटल टनल की लंबाई, कुल लंबाई कितनी है और यह विश्व में किस श्रेणी में सबसे लंबी सुरंग है? तो यहाँ पे आप देख पाएँगे कि 9.02 किलोमीटर इसकी टोटल जो है लंबाई है। यह 10,000 फीट से अधिक ऊँचाई पर स्थित दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। तो ये आपने इसके बारे में याद रखना है। जब फीट साथ में हो 10,000 फीट से अधिक ऊँचाई वाले में, तब ये आपकी सबसे लंबी जो है वो हो जाएगी। अटल टनल का उद्घाटन कब और किसके द्वारा जो है वो किया गया था? तो इसका उद्घाटन आपका 3 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है वो किया गया था। मनाली और लेह के बीच की दूरी को अटल टनल
ने कितने किलोमीटर जो है वो कम किया? तो ये आपका हमने अभी जाना कि 46 किलोमीटर ये कम हुई है और यात्रा का समय लगभग जो है वो 4 से 5 घंटे जो है वो कम हुआ, क्योंकि नहीं तो आपको बड़े वाया वाया होते हुए जाना पड़ता था और वहाँ पे रास्ते भी जो है वो बहुत ख़राब है। हिमाचल प्रदेश की औट टनल किस ज़िले में स्थित है और इसकी जो लंबाई है वो लगभग कितनी है? तो ये औट टनल आपकी है मंडी ज़िले में। ब्यास नदी के किनारे लंबाई लगभग इसकी है 2.76 किलोमीटर, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपका है प्रस्तावित शिंकुला टनल एक आपकी है, किन 2 महत्वपूर्ण क्षेत्रों को आपस में जोड़ेगी? तो ये आपकी लाहौल को जास्कर घाटी से, लाहौल आपकी हिमाचल में है और जास्कर घाटी लद्दाख में, ये इनको जो है वो आपस में जोड़ेगी। कौन-सी है आपकी शिंकुला टनल? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका है मकई और धान की बालियों यानी कि मिंजर से प्रतीकात्मक प्रसिद्ध मिंजर मेला हिमाचल प्रदेश में मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है? क्वेश्चन थोड़ा-सा घुमा-फिरा के है, सीधी-सी बात ये है कि मिंजर मेला कहाँ मनाया जाता है? तो ये मिंजर मेला तो सभी को पता है, आपका चंबा में मनाया जाता है। इससे संबंधित या हिमाचल के मेलों से संबंधित आपके क्वेश्चन है यहाँ पे कि फुलेज जो आपका उत्सव है, ये आपका कहाँ मनाया जाता है? पहले तो ये किन्नौर में होता है, उसे जो है वो उखियांग भी कहते हैं, यानी कि फूलों का ये त्योहार होता है, जिसमें पूर्वजों की पूजा जो है वो की जाती है। नेक्स्ट आपका डुंगरी मेला एक मनाली में लगता है। यह मेला माता हिडिंबा भीम की जो पत्नी थी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो है वो मई महीने में आयोजित किया जाता है। तीसरा आपका बाबा बड़भाग सिंह मेला है, ये आपका ऊना में मैड़ी में लगता है और इस मैड़ी में लगने वाला यह मेला बुरी आत्माओं और मानसिक रोग के निवारण के लिए जो है वो प्रसिद्ध है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। पांडुलिपि लेखन में प्रयुक्त भोजपत्र बेतुआ यूटिलिस हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये आपका पाया जाता है अप अल्पाइन क्षेत्र में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। इससे रिलेटेड हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ये आपको इस तरह से ही याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे जल विद्युत परियोजनाओं से क्वेश्चन है कि बानेर जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये आपकी है कांगड़ा में। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कुछ एक बातें डिस्कस कर लेते हैं। एशिया की पहली पूर्ण रूप से भूमिगत जल विद्युत परियोजना कौन-सी है और यह किस जिले में है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा मतलब पेपर में पूछा भी गया है। तो ये आपकी है संजय विद्युत परियोजना, इसे भाभा परियोजना के नाम से भी जानते हैं और ये आपकी किन्नौर में है। 120 मेगावाट की आपकी ये है। ये बात हो गई। दूसरा इसमें आप देख सकते हैं आंध्रा जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है और यह नाम से अक्सर भ्रमित करता है? ये बात यहाँ पे इसलिए लिखी गई है क्योंकि जो हिमाचल से बाहर के होंगे, इस तरह का अगर क्वेश्चन आ जाता तो वो इसमें आंध्र प्रदेश भी कर सकते हैं, कुछ और भी कर सकते हैं। यहाँ पे उत्तर आपका शिमला हो जाएगा। चिड़गांव के पास आपकी पब्बर की सहायक नदी आंध्रा खड़ पर जो है ये आपका जल विद्युत परियोजना है। नेक्स्ट आपका है हिमाचल प्रदेश में स्थित 110 मेगावाट की शानन जल विद्युत परियोजना जोगिंदरनगर में है। 1932 में बनी थी, लेकिन वर्तमान में यह किस राज्य सरकार के अधीन है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका पंजाब सरकार के अधीन है। ऑप्शन तो क्या, पंजाब सरकार के अधीन है मतलब ये। नेक्स्ट आपका है एनटीपीसी की आपने फुल फॉर्म जो है वो कमेंट कर लेनी है पहले तो। जो मुख्य रूप से थर्मल पावर के लिए जो है वो जानी जाती है, ने अपनी पहली हाइड्रो परियोजना हिमाचल में कहाँ स्थापित की है? तो ये की है आपकी कॉल डैम परियोजना है, इनकी 800 मेगावाट की है। जिला बिलासपुर में है, ये सतलुज नदी पे है, सतलुज नदी पे। और कौन सी परियोजना है, एक आदि आपने जो है वो कमेंट कर देना है। नेक्स्ट आपका लाहौल स्पीति में स्थित रोंगटोंग परियोजना है, 2 मेगावाट की है। कि सबसे बड़ी भौगोलिक विशेषता आपने बतानी है, तो इसकी भौगोलिक विशेषता यह है कि ये हिमाचल प्रदेश और एशिया की सबसे अधिक 3660 मीटर पर स्थित जल विद्युत परियोजना है और ये आपकी कौन सी नदी पे है, ये आपने बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश का कौन सा पर्यटन स्थल शीत मरुस्थल यानी कि कोल्ड डेजर्ट क्षेत्र में स्थित है, जहां मानसूनी वर्षा जो है वो नहीं होती है? तो पहले तो आपने कमेंट करना है कि कोल्ड डेजर्ट जो है वो किसे कहा जाता है, और अगर बात करें उसकी एक यहाँ पे पर्यटन स्थल की, तो वो आपका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी तो ये यहाँ पे कहीं उस पे नहीं पड़ते हैं जो आपने उत्तर देना है, मतलब कमेंट में देंगे। आप कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि मुझे भी एक उत्साह मिल सके। हिमाचल प्रदेश में मोनाल पक्षी को राज्य पक्षी के रूप में किस वर्ष प्रतिस्थापित किया गया था? पुराना क्वेश्चन है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो ये पूछा गया है, इसलिए हमने यहाँ पे लाया है इसको। तो 2007। बाकी आप जो भी आपके राज्य पक्षी है, पशु है, जो भी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो एक बार आप ज़रूर देख लें।
यहाँ पे है हिमाचल प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 24-25 के ये क्वेश्चन ऊपर भी आ गया था एक्स्ट्रा में, जो हमने आपको डिस्कस किया है। राज्य की जो आपकी वास्तविक सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर है वो कितनी है, तो ये आपकी 6.7% है। ये हमने डिस्कस कर दिया है वैसे क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट में, लेकिन ये पेपर में आया हुआ था। क्योंकि पेपर में आप देख पाएंगे, इससे आपको एक जनरल आइडिया होगा कि जो आपका एक पेपर में टॉपिक है उससे दूसरे पेपर में भी कुछ ना कुछ ज़रूर जो है वो पूछा जाता है, इसलिए ये क्वेश्चन दूसरे शिफ्ट का है। और भी आ सकता है एक आधा क्वेश्चन इसी से ही सर्वेक्षण से, तो वो आपको ज़रूर मिलेगा। आगे देखते हैं, हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध कुल्लू दशहरा हिंदू पंचांग के किस दिन आरंभ होता है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये भी आपका जो त्यौहार है, त्यौहार से दो क्वेश्चन आ गए, तो ये दो ही शिफ्ट के हैं। तो ये आपका विजयदशमी से, ऑप्शन डी इसमें आपका राइट आंसर जो हो जाएगा। तो आपने कैलेंडर को भी थोड़ा सा देख के जाना है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा किस प्रकार की विधायिका है, तो ये इसमें आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा कि 68 सीधे निर्वाचित सदस्य वाली एक सदनीय विधायिका। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में आपकी एक ही सदन है, कौन सा सदन है, वो आपका निम्न सदन होता है विधानसभा, और उच्च सदन को क्या कहते हैं, विधान परिषद कहते हैं। विधान परिषद कौन कितने राज्यों में है आपका, केवल भारत के 6 राज्यों में है। 6 राज्यों के आपने कमेंट में नाम बताने हैं ज़रा। फिर आपका यहाँ से इससे रिलेटेड हम ये बातें जान सकते हैं कि जो आपकी 68 सीटें हैं, क्योंकि ये इलेक्शन भी होने हैं पंचायत के, तो कई बार विधानसभा से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे यहाँ पे भी पूछा है। तो कांगड़ा में आपकी 15 है, मंडी में 10 है, शिमला में 8, हमीरपुर, सिरमौर, सोलन, ऊना, चंबा में ये 5 है, बिलासपुर में 4 और कुल्लू में भी 4, किन्नौर और लाहौल स्पीति में 1-1 है। यहीं साथ में आरक्षित सीटों की बात करें तो एससी के लिए इसमें से 17 सीटें आरक्षित है और 3 है आपकी एसटी के लिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, सावड़ा कुडू परियोजना जल विद्युत परियोजना किस नदी पे है। ये आपकी शिमला में पड़ती है और ये आपकी है पब्बर नदी पे, रोडू के करीब है ये। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर जो है वो इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है हिमाचल प्रदेश विधानसभा में प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण, ये देखो वहाँ से ही क्वेश्चन आ गया, ये तीसरी शिफ्ट का है। सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 24-25 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय पीसीआई में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, तो ये आपकी 9.6% हुई है। ऑप्शन तो नहीं है, डायरेक्ट मैं आपको इसमें आंसर जो है वो बता देता हूँ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्योंकि मैंने कुछ एक क्वेश्चन से जो है वो ऑप्शंस हटा दिए थे, उसका कोई कारण था। हिमाचल प्रदेश भूमि जोत सीमा अधिनियम 1972 का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भूमि सीमा निर्धारित कर पुनर्वितरण करना, यानी कि ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हिमाचल प्रदेश का रामसर स्थल नहीं है। तो हिमाचल प्रदेश में कुल 3 ही जो है वो रामसर स्थल है, जिसमें एक तो आपका कौन सा है, रेणुका झील है, एक आपका चंद्रताल है, तीसरा आपका है पौंग बांध। बच कौन सा गया इसमें से, डल झील बच गई। डल झील का है आपकी धर्मशाला में है, तो ऑप्शन डी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेणुका झील जिला सिरमौर, यह हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा रामसर स्थल है, मात्र 0.2 वर्ग किलोमीटर। इसे 2005 में घोषित किया गया था पहली बार। चंद्रताल जिला लाहौल स्पीति में विशेषतः इसे भी 2005 में रामसर जो है वो का दर्जा मिला। यह एक उच्च ऊंचाई वाली झील है। फिर आपकी है पौंग बांध झील, जिला कांगड़ा, यह हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा और सबसे पुराना 2002 में इसे घोषित किया गया था रामसर स्थल। इसे महाराणा प्रताप सागर भी कहते हैं। और यहाँ पे हमने एक चीज़ और ऐड की है इसमें कि नवंबर 2025 तक का आंकड़ा है ये, भारत में कुल जो है 94 रामसर स्थल है। ये भी क्वेश्चन जो है वो आ सकता है कहीं से भी, करंट अफेयर में भी आ सकता है। नेक्स्ट आपका है हिमाचल प्रदेश मानव विकास रिपोर्ट 2025 के अनुसार राज्य का औसत HDI लगभग कितना है। HDI मतलब है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो ये आपका है 0.78, राष्ट्रीय औसत से अधिक है। ये ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। इससे रिलेटेड भी कुछ एक बातें जान लेते हैं। 2025 की इस रिपोर्ट का मुख्य जो थीम है वो क्या रखा गया है, जो इसे भारत की अन्य किसी भी राज्य रिपोर्ट से अलग बनाता है। तो इसकी जो थीम थी वो थी आपकी बिल्डिंग द फ्यूचर इन अ क्लाइमेट। ऑप्शन क्या मतलब, इन अ क्लाइमेट इम्पैक्टेड वर्ल्ड, यह जलवायु परिवर्तन और मानव विकास के संबंधों पर केंद्रित पहली रिपोर्ट है। तो ये आपने इसकी थीम जो है वो याद रखनी है, कई जगह जो है वो सिर्फ थीम भी पूछी जा सकती है। नेक्स्ट आपका है कि मानव विकास सूचकांक के मामले में हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला शीर्ष पर है और कौन सा जिला बॉटम पे है। तो ये आप देख पाएंगे कि शीर्ष पे है आपका सोलन, जो कि आपका 0.880 है, और जो बॉटम पे है वो आपका कांगड़ा है, वो है आपका 0.695।
नेक्स्ट, रिपोर्ट के अनुसार जो आपका वित्त वर्ष 2024-25 है में हिमाचल प्रदेश के प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम कितनी आंकी गई है? तो ये आंकी गई है आपकी 2,57,212, ये हमने आपको ऊपर भी बताया था, जो राष्ट्रीय औसत 2,34,859 से अधिक है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, इस रिपोर्ट के जारी होने के आसपास ही सितंबर 2025 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण साक्षर राज्य यानी कि फुली लिटरेट स्टेट जो है वो घोषित किया गया। वर्तमान में राज्य की साक्षरता दर कितनी दर्ज जो है वो की गई है? तो ये कितनी है? ये है आपकी 99.30। तो ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश किस वर्ष केंद्र शासित प्रदेश बना? तो ये स्टार्टिंग में जो सारी चीज़ें हुई थी, 1948 में क्या हुआ, 1971 में क्या हुआ, 2 में क्या हुआ, 56 में क्या हुआ, और जो आपका पार्ट सी का राज्य है वो कब बनाया गया, वो सारी बातें आपको जो है वो इसमें पता होनी चाहिए। तो ये इसका उत्तर तो आपका 1956 हो जाएगा। लेकिन ये जो भी आपका इंट्रोडक्शन रहती है, हिस्ट्री रहती है, वो आपने ज़रूर एक बार पढ़ के जाना है। अक्टूबर 2025 तक हिमाचल प्रदेश के कितने ज़िलों में विभाजित है? तो ये तो सभी को ही पता होगा कि हिमाचल प्रदेश के कुल कितने ज़िले हैं, 12 ज़िले हैं। 12 ज़िले के नाम भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। नाम तो पता होंगे ही, लेकिन लोकेशन आपको जो है वो ज़रूर पता होनी चाहिए कि कौन सा ज़िला कितने जो आसपास के ज़िलों को टच करता है, ये आपको पता होना चाहिए। कई बार इस तरह के क्वेश्चन जो आ जाते हैं। हिमाचल प्रदेश की कौन सी झील उसकी विशेषता के साथ सही रूप से मेल खाती है? तो यहाँ पे तो ऑप्शन होने चाहिए थे, यहाँ पे ये ऑप्शन कट कर दिए गए हैं, ये फॉल्ट है। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन था उत्तर, वो आपका रेणुका झील राज्य की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है। तो ये आपका राइट आंसर जो वो हो जाएगा। यहाँ पे गलती हो गई थोड़ी सी, चलिए कोई बात नहीं, छोटी छोटी गलतियाँ होती रहती है। हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने तथा रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? तो ये की गई थी आपकी प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। योजनाओं को आपने ज़रूर पढ़ के जाना है। यहाँ पे कुछ एक योजनाएं हम आपके लिए ज़रूर लेके आए हैं, कुछ हम लाए हैं, कुछ आप करेंगे तो ज़रूर आपका पेपर जो है वो पास हो जाएगा। वर्ष 2025 और वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शुरू और सक्रिय रूप से लागू की गई 5 महत्वपूर्ण जो योजनाएं हैं वो हम आपके लिए यहाँ पे लेके आए हैं। पहली योजना आप देख पाएंगे कि मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना। इसका उद्देश्य विधवा, परित्यक्ता या एकल नारियों के परित्यक्ता या एकल नारियों के बच्चों को 18 वर्ष तक 1,000 रुपये जो मासिक आरडी और उच्च शिक्षा का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। तो ये इसमें फैसिलिटी है जो आपका सुख शिक्षा योजना है मुख्यमंत्री की। दूसरी एक योजना है मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है सरकारी स्कूलों के बच्चों को मिड डे मील के अलावा सप्ताह में एक बार उबले अंडे या फल, केला या सेब हो सकता है उसमें दिए जाते हैं। नेक्स्ट आपका है इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना। तो ये शुरू हुई है, कहीं-कहीं हुई है, बहुत सारे इंतज़ार भी करते रह गए, 3 सालें हो गई है। 18 से 59 वर्ष की पात्र महिलाओं को 1,500 रुपये मासिक पेंशन प्रदान करना, तो ये भी एक योजना है। फिर आपकी है राजीव गांधी स्वरोज़गार स्टार्टअप योजना, जो कि आपकी युवाओं के लिए है। युवाओं को सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट्स और ई-टैक्सी खरीदने के लिए भारी सब्सिडी देकर स्वरोज़गार से जोड़ना। तो ये भी एक इसमें जो 50% है वो आपकी इसमें गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। पता नहीं ऐसा कुछ है, 40% इसमें और सब्सिडी मिलती है, फिर 10% ही जो है वो देना होता है। ऐसा कुछ इसकी स्कीम है, मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। डॉक्टर वाई एस परमार विद्यार्थी ऋण योजना है एक और, जिसका उद्देश्य है आपका गरीब छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए मात्र 1% ब्याज दर पर 20 लाख रुपए तक का शिक्षा ऋण उपलब्ध कराना। तो ये भी आपका एक स्कीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश का राज्य पुष्प कौन सा है? आपने ऊपर देखा था क्या था, राज्य पक्षी था। अब राज्य पुष्प से ये क्वेश्चन है, एक और भी आगे क्वेश्चन आएगा, तो ये अलग अलग शिफ्ट के हैं। ऑप्शन है आपका गुलाबी बुरांश, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में हिमाचल प्रदेश की जीएसडीपी में तृतीय क्षेत्र का योगदान कितना था? तो ये आपको दोनों ही जो है वो रिपोर्ट्स पढ़नी पड़ेगी, 24-25 और 23-24 की। तो ये आपका इसमें उत्तर हो जाएगा 45.28%। तो ये इसका उत्तर है। नेक्स्ट आपका है हिमाचल प्रदेश की सांस्कृतिक परंपरा में नाटी मुख्यतः किस रूप में जानी जाती है? तो नाटी तो आप अपर शिमला से हैं तो आप बहुत ज़्यादा पसंद करते होंगे इसको। पारंपरिक लोक नृत्य है ये, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। फिर आपका है हिमाचल प्रदेश के राज्य पक्षी पश्चिमी ट्रैगोपैन का वैज्ञानिक नाम क्या है?
तो ये देखिए थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे तीनों ही जो है वो कवर कर दिए गए हैं और ये इसका नाम है ट्राइकोपेन मेलानोसेफेलस, ऑप्शन डी था ये आपका। तो ये इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश के मध्य एवं उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है जो सेब जैसे समशीतोष्ण फलों की खेती के लिए उपयुक्त है? तो ये आपकी है जैविक पदार्थों से भरपूर भूरी वन मिट्टी, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में से कौन सा समूह हिमाचल प्रदेश की प्रमुख नदी घाटियों को सही रूप से दर्शाता है? तो ये सही रूप से यहाँ पे कोई रूप ही नहीं है, तो रूप आपका ये है सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब और यमुना, इस रूप में ये जो है वो दर्शाता है, सही ये है इसका क्रम। फिर आपका है भारत में राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, इसको भी आपने पढ़ के जाना है। प्रगति समीक्षा 2023 के अनुसार 2019-21 के दौरान हिमाचल प्रदेश की कितनी प्रतिशत जनसंख्या बहुआयामी रूप से गरीब पाई गई? करीब पाई गई आपकी 4.93%, आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 के अंतर्गत राज्यों की त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कौन सी है? तो ये आपको ऐसे भी पता होना चाहिए, इसके लिए चाहे ऑप्शन भी ना हो। तो ये त्रिस्तरीय इसमें क्या रहते हैं, एक तो आपका सबसे पहले ग्राम पंचायत हो गया, फिर आपकी पंचायत समिति आ जाती है, फिर आपका जिला परिषद आ जाता है, जिसके कि आपको जल्द ही एग्जाम इन सब के देखने एग्जाम नहीं सॉरी इलेक्शन देखने को मिलेंगे। जनवरी 2021 तक हिमाचल प्रदेश में कितने वन्यजीव अभयारण्य विद्यमान थे? देखो पुराना डाटा पूछा जा रहा है। तो ये आपका 2021 की बात करें तो ये उस टाइम थे 28, लेकिन आज की बात करें तो आप देख पाएंगे यहाँ पे वन्यजीव अभयारण्य टोटल आज की डेट में है 26। अब आप बोलेंगे ये कम हो गए, कम इसलिए हुए हैं ये क्योंकि मर्ज हो गए हैं इसमें। आप देख पाएंगे राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, जो आपके नेशनल पार्क है वो आपके 5 है, और आपके जो संरक्षण रिजर्व है, कंजर्वेशन रिजर्व है आपके, वो आपके 4 है, और 26 मैंने आपको बता दिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आपकी 26 है। और इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि 2025 में तसरापचू के जोड़ने के बाद ये है आपकी, यहाँ पे आप देख पाएंगे कि 2025 का सबसे बड़ा अपडेट इसमें ये है कि मई 2025 में हिमाचल सरकार ने लाहौल स्पीति में तसरापचू संरक्षण रिजर्व जो है वो अधिसूचित किया है। ये 1585 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और भारत का सबसे बड़ा संरक्षण रिजर्व है ये। तो ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। किब्बर और चंद्रताल अभयारण्यों को जो है वो जोड़ता है। और प्रमुख जो आपके वन्यजीव अभयारण्य हैं उनकी लिस्ट है यहाँ पे, थोड़ी सी 2-4 है ये। एक तो आपका किब्बर है जो आपका लाहौल स्पीति में, ये प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है, और किलोमीटर की बात करें तो ये आपका 2220 वर्ग किलोमीटर में ये आपका फैला हुआ है। दूसरा आपका शिल्ली है, ये आपका सबसे छोटा है, ये आपका 2 वर्ग किलोमीटर में है, सोलन में ये आपका है। और तीसरा आपका चैल है, ये भी आपका सोलन में है, ये कश्मीरी मृग के लिए जो है वो प्रसिद्ध है। और चूड़धार आपके जो शिमला और सिरमौर के बीच की चोटी है ये, यह मोनाल पक्षी के लिए जो है वो जाना जाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर आपका है पौंग झील जो कि आपकी कांगड़ा में है, ये प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है और एक रामसर साइट भी है जो हमने ऊपर अभी डिस्कस की। यहाँ पे ध्यान आपको ये देना है कि कई पुरानी किताबों और स्रोतों में संख्या जो है इसकी 32 बताई जाती है कुल की, लेकिन कुछ अभ्यारण्यों जैसे कि आपका सेंज है, तीर्थन है जो आपके कुल्लू में थे, उनका विलय जो है वो आपका ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ये भी आपका कुल्लू में होने के कारण आधिकारिक संख्या जो है वो अब 26 है, बाकी ऑप्शन पे भी डिपेंड करेगा। फिर आपका है हिमाचल प्रदेश में मनरेगा के अंतर्गत प्रति ग्रामीण परिवार प्रतिवर्ष कितने दिनों का गारंटीकृत रोजगार कानूनन प्रदान किया जाता है? ये पुराना है और अभी जो एग्ज़ाम में आएगा वो भी पुराना ही आएगा, क्योंकि जो नई अमेंडमेंट हुई है वो हाल ही में हुई है, तो वो आपका थोड़े से आगे 2-4 महीने बाद जो एग्ज़ाम होगी उसमें आएगा। वो आपने उसकी डिटेल आपने कमेंट में बतानी है क्या कुछ हुआ है। नाम बदला है एक तो, और दिन भी बदले हैं। दिन तो चलो मैं बता देता हूँ कि वो आपकी 125 अब दिन हो गए हैं, लेकिन नाम आपने बताना है कि मनरेगा का जो नाम है वो क्या हो चुका है। और अच्छा, यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे दिन पूछे गए हैं, तो यहाँ पे तो आपके 100 दिन होते थे पहले, ये इसको 125 कर दिया गया है अब। और नाम की बात करूँ, पुराना मैं बता देता हूँ, पहले आपका 2005 में ये आपका नरेगा होता था जब शुरू हुआ था, लेकिन इसको जो है 2 अक्टूबर 2009 को जो है वो इसको मनरेगा कर दिया गया था, इसमें महात्मा गांधी जोड़ दिया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिमाचल प्रदेश का कौन सा जल विद्युत परियोजना, जल विद्युत परियोजनाओं को सभी को आपको पढ़ के जाना है एक बार, शिमला जिले में सतलुज नदी पर स्थित है और सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक है, तो ये आपकी कौन सी है? ये आपकी है नाथपा जाखड़ी जल विद्युत परियोजना। और इस पे काम कौन कर रहा है? इस पे काम कर रहा है आपकी एसजेवीएन, ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है शिमला पहाड़ी रियासतों पर ब्रिटिश राजनीतिक नियंत्रण किस घटना के बाद सुदृढ़ हुआ? आज बहुत ज़्यादा हो गया है, मैं थक भी गया हूँ बोलते बोलते एक ही उसमें। आंगल गोरखा
युद्ध जो है आपका जब हुआ था, ऑप्शन सी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये बातें हमने थोड़ी-सी ऊपर भी जान ली थी स्टार्टिंग में ही, तो ये आपका इसमें ऑप्शन सी राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। फिर आपका है हिमाचल प्रदेश की संरक्षण पहलों के अंतर्गत कौन-सा रामसर स्थल प्रवासी जल पक्षियों के प्रमुख शीतकालीन आश्रय स्थल और जैव विविधता संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो देखो ये कितना इम्पोर्टेंट है। तो ये आपका है पौंग डैम झील, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। फिर आपका है प्रशासनिक दृष्टि से कांगड़ा जिले को कितने उपमंडलों में विभाजित किया गया है? तो ये उपमंडल है आपके कितने हैं? 8 में बाँटा गया है। कौन-कौन से हैं वो आपने कमेंट कर देना है। हिमाचल प्रदेश की मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के अंतर्गत अनाथ बच्चों को कौन-सा विशेष कानूनी दर्जा प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है आपका कौन-सा? राज्य के बच्चे। ये आपका कौन-सी वर्तमान सरकार ने जो है वो किया है? स्टार्टिंग में ही आपने देखा होगा। हिमाचल प्रदेश की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना 2023 के अंतर्गत इलेक्ट्रिक टैक्सी की खरीद पर कितनी सब्सिडी देती है? तो ये आप देख पाएँगे जो मैं बात भी कर रहा था ऊपर। तो ये आपकी 50% तो सरकार इसमें देती है, 40% शायद कहीं और से इसमें सब्सिडी मिलती है, कुछ ऐसा है। तो यहाँ पे तो फिलहाल 50% आपका ऑप्शन सी राइट आंसर जो हो जाएगा, वो इतना ही था। तो ये 100 कितने क्वेश्चन हैं वो पता नहीं है, लगभग 50 प्लस क्वेश्चन हैं, वो हमने डिस्कस किए हैं। तो काफ़ी आज की ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है और काफ़ी बड़ी भी हो गई है थोड़ी-सी। तो लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इन वीडियो को अगर एक साथ आपको सभी क्वेश्चन याद नहीं रहे तो आप ज़रूर रिवाइज़ करें। और इससे रिलेटेड जो भी आपको टॉपिक्स लग रहे हैं कि जो यहाँ पे जो भी टॉपिक टच हुए हैं उससे रिलेटेड और अदर क्वेश्चन बनते हैं, तो आप उसको ज़रूर पढ़ के जाएँ, ताकि आपको जो है वो ईज़िली आप अपना जो पेपर है वो अटेम्प्ट कर पाएँ। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय-बाय।